पद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बस 1 मिनट सेटिंग करने के लिए मुझे टाइम दीजिए। चलिए, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार ये देखिए प्लीज। एक प्रणाम बार। सर। हाँ प्रणाम सर, हो रहा है अनम्यूट? जी सर, हो रहा है सर। अच्छा, तो आपने सब पेशेंट को दवाई दिया तो उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ बताएंगे? हाँ सर, आ रहे हैं सभी का। अभी तो हमने सबसे पहले दीपन पाचन ही स्टार्ट किया है सभी पेशेंट का सर। तो सबको हो रहा है, दीपन पाचन हो रहा है, पेट भी थोड़ा साफ हो रहे हैं, अच्छे से भूख भी लग रहे हैं। हाँ हमारे सर एक पेशेंट था, 8 साल से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, जिसके वजह से उसके हाँ सर के पूरे पूरे बाल हट गए हैं सर। संजय कुमार शाह नाम था उसका। हाँ उसका सर दीपन पाचन स्टार्ट किया है, दीपन पाचन हुआ है। तो पेट भी उसको थोड़ा थोड़ा साफ हो रहे हैं, अच्छे से भूख भी लग रहा है। अब तो हम उनको बताया, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, और जब प्यास लगे तभी पानी पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। हाँ जी सर। जी। तो क्या और मतलब फॉलो कर रहे हैं? हाँ, फॉलो कर रहे हैं सर। हाँ और सर हाँ हमने एक अपना पेशेंट था सर, वो कफस स्वेद कुष्ठ का। तो हाँ उसका भी दीपन पाचन ही से स्टार्ट किया था, और कुछ कुछ दवाई दिए थे। तो उनको सर हाँ कल मतलब चार चार बैग आया था विरेचन का। उनको हाँ त्रिवित लेहम दिया था। तो हाँ वही ले रहा था 2-3 दिन से। तो कल हाँ उनका 4 बैग आया था विरेचन टाइप का। वो बोल रहा था कि मतलब मल मार्ग से फेन टाइप का भी कुछ कुछ निकला है। तो हम बोले ठीक है, अच्छा है, आपको हम तो यही सब चाह रहे थे कि विरेचन अगर अच्छे से होगा तो रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा, अग्नि भी प्रदीप्त हो जाएगी। हाँ। जी सर। बहुत अच्छा। वो है सर, आज हमारे एक पेशेंट है सर। हाँ
जी हमारी छोटी मम्मी है सर, तो उनको थोड़ा सर समस्या ये है, गैस वगैरह ज्यादा बनती है सर, तो उनको आज केस टेकिंग के लिए लाया है सर। लाइए लाइए, अभी हैं क्या आपके साथ? हाँ सर, हमारे साथ है सर। चलिए वीडियो ऑन करिए। शशि मैडम जी, आप थोड़ा इनका केस टेकिंग कर सकती है? शशि तिवारी मैडम जी। जी सर, जी सर। इनकी कोई, हाँ, रिलेटिव है? हाँ सर। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। आपका केस टेकिंग एक बहुत अच्छी डॉक्टर करेंगी। एक मिनट में स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी सर। हाँ शशि मैडम जी, आप करिए प्लीज। हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है मैम आपको? गैस, मैडम बहुत दिन से गैस बनता है। कितने दिन से, मतलब कितने साल से? हाल बताएंगे तो बहुत आएगा, लेकिन 15-20 साल से। 15-20 साल से? तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 38 है। 38 है। 38 में 10 निकाल दो, 28। 28 में 5 निकाल दो, 23 साल। यानी 22-23 साल की उम्र की थी तब से गैस बनना शुरू हुआ था। जी। ठीक है, कोई जी बात हाँ। नहीं। तो एक बात बताइए, आपका पेट वोट अच्छे से साफ होता है कि नहीं? जी नहीं, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। हाँ, तो ये जो पेट अच्छे से नहीं साफ होता है, ये भी कम से कम 15-20 साल पुराना होगा। हाँ जी। आवाज कट रही है मैम आप। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट तो। हाँ चलिए बताइए, अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? आवाज आवाज कट रही है मैम। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज कटती हुई लग रही है। एक मिनट में चेक करके वहां से पता चल जाएगा। नहीं, आवाज तो आवाज मेरी नहीं ठीक। आ रही है, मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ फिर आएगा। हाँ मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुनमुन जी, आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है? और कोई कंफर्म करे भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही नहीं? मुझे तो आ रही है यहाँ पर, आपकी अब हर आ रही आवाज। है, अब आ रही है हाँ, सर। ठीक है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि उनका पेट जो नहीं साफ होता, वो लगभग कितने साल से ऐसा हो चुका? जितने दिन से मैम गैस बनता है, बस उतना ही हम्म। दिन से और जब तला भुना जब मैं खाती हूँ तो हाँ। इससे और गैस बनता है। अच्छा, तो एक बात बताओ मैम, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो। तो क्या वो टेंशन बहुत लेने की आदत है क्या? थोड़ा चिंता बहुत बहुत? तो जी जी यस। हाँ, तो जो लोग चिंता ज्यादा करते हैं उनका पेट भी नहीं साफ होता, उनको गैस भी ज्यादा बनती है। एक बार अपनी दिनचर्या जरा बता दीजिए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, कब नाश्ता पानी करते हैं, सारी चीजें बताइए जरा, फिर मैं उसमें और पूछती हूँ आपसे। मैम सुबह 6 बजे उठते हैं। हम्म। 6 बजे के बाद जो है सो चाय गर्म पानी लेते हैं, गिलास गर्म हम्म। पानी। हम्म। उसके बाद चाय पीते हैं। हम्म। चाय के बाद मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो हम्म। मैं नौकरी करती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो हम्म। स्कूल 9 बजे के अंदर जाना होता है, तो भूख नहीं लगा हुआ रहता है, फिर भी खाना पड़ता है। हाँ, तो तो ये एक तो जितना पहला जल्दी हो ये सके। आपको देखो पता, ये गलत हो गया, इसको छोड़ना है। चलिए अब अगला बताइए। फिर मैम स्कूल में 9 से 4:30 रहना पड़ता है, तो इस बीच में पानी के अलावे कुछ नहीं ले पाती हूँ। क्यों, लंच वहां लंच ब्रेक नहीं होता? होता है, हम एचएम हैं स्कूल में, तो थोड़ा परेशानी होती है आने में। तो इस वजह से हम नहीं आ पाते हैं और लेके भी नहीं जाते हैं। तो नहीं नहीं, घर तो आने के बाद ही हम खाते हैं शाम में। ठीक है, आप हेडमिस्ट्रेस हो, मैं समझ गई। आपके हेडमास्टर जो भी पोस्ट होगी, जी अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आपका लंच ब्रेक तो देखो मैम सबके लिए होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, है ना? जी जी। तो लंच ब्रेक में देखिए, क्योंकि आप जब सुबह 9 बजे खाएंगे, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, तो गैस भी बनाएगा, कब्जी भी करेगा, क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा, खाना रख दिया पकने को, तो वो खाना क्या होगा, सड़ेगा ना। जी ऐसे आपकी बॉडी होती, तो पहला तो ये नियम गलत है। ठीक। चलिए, तो फिर जब स्कूल से 4:30-5 बजे आते हैं, फिर खाना खाते हैं? हाँ खाना, हाँ खा लेते हैं खाना। इतना कस के भूख लगा हुआ रहता है कि जो कुछ भी रहता है सब खा लेते हैं।
ठीक है, तो उसी टाइम खाइएगा। मतलब आपको जब आगे से भूख लगे तो उस टाइम ही खाएंगे। और कुछ भी खा लेते हैं क्या, मतलब कि बासी उसी पे पड़ा रहता है वो सब भी खा लेते हैं नहीं, सुबह का शाम भी? बासी मैम दिन सुबह का जो बना रहता है ना वो खा लेते हैं, जो 9 बजे बना के घर से निकलते हैं, और जो कुछ भी बच जाता है बच्चा लोग के खाने के बाद वो सर मैं खा लेती हूँ, यही थोड़ा दिक्कत है। नहीं, एक तो सुबह आप नहीं खाएंगे मैम, और जब आपको भूख लगेगी तब खाएंगे, ठीक है। आप वो हैं, आप मतलब जैसे आपकी ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं आराम से 10-15 मिनट के लिए, उस वक्त किसी और को ड्यूटी दे देते हैं। जब आप बड़े लेवल पर होते हो ना, तो आपको आजादी भी बहुत होती है, अगर आप उसको आजादी को सही से करना चाहो, जी अदरवाइज नहीं लिखेगा। आप उसको थोड़ा सा अपने जो भी लोअर सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा बोलेंगे कि मेरे साथ इस तरह के चैलेंजेस बने हुए हैं, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि भूख लगकर खाना मुझे सुबह नहीं खाना है, तो प्लीज आप इतने टाइम देख लो, मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो एक तो ये जी। चीज करिएगा। फिर रात में कितने बजे खाना खाते हो? रात 8:30-9 के बीच में खाना खा लेते हैं रात का। 8:30-9 बजे जब खाते हो तो भूख लग चुकी होती है? मैम भूख नहीं भी रहता है तो भी खाना पड़ता है, क्योंकि नहीं, शाम में हम थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं ना, तो रात में कम ही भूख लगती है। फिर क्यों खाना भाई, भूख खाना पड़ता है? कोई मतलब आपके ऊपर गला पकड़ कर बोल रहा है क्या कि डालो जी इसको अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैम, मेरा रूटीन ही ऐसा है कि स्कूल से आने के बाद खाने के बाद जो है रात का जो खाना बनता है उसमें 3 या 4 रोटी हम खा लेते हैं। माय गॉड, मतलब भूख भी नहीं लगी होती, 3-4 रोटी खा भी लेते हैं आप? जी। भाई ये कोई वो है क्या कि खाता पूर्ति करनी है, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। बच्चे आए ना आए, रजिस्टर तो पूरी बराबर मिलेगी हमको। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, ये शरीर है आपका, इसको अगर ऐसे हैंडल मैम करेंगे, भूख लगी हो ना लगी हो, और एक दारू मिनट पी मैम, जाएंगे। खाना जो है सो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ये भी दिक्कत है। हाँ तो देखो, आपको सारी चीजें आपकी पता है, आपका हेतु मतलब जो है कॉज है ना, जैसा कॉज होगा वैसा इफेक्ट होता है, तो आपको कॉज या कारण खुद ही पता है। तो सबसे पहले तो चबा चबा कर खाएंगे, जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना कि भाई जी पानी पर खाने को, मतलब इतना नहीं कर सकते हो पर तब पर भी खाते हो, तो काउंट करोगे ना, तो अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खाएंगे आप, तो 25 बार तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ख्याल रखकर खाना पड़ता है, और नहीं ख्याल रखकर खाएंगे तो 4-5 बार में ही खा लेता है इंसान, मतलब उसको 4 या 5 बार चबाता है। मैंने कई सारे लोग को देखा है, इस वजह से भी आपको बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जो काम दांतों का है, अगर दांत ने नहीं किया ना तो पेट करता है। तो कोई काम किसी और का करता है तो बेमन से करता है, जैसे ऑफिस में नहीं होता है आपके यहाँ, एक काम दूसरे को सौंपोगे तो बेमन से करेगा, तो ऐसे आपका पेट भी बेमन से करेगा, और बॉडी के अंदर तो ये चलता नहीं है, तो मैम, बेमन एक और गलत आदत है, से। हाँ, वो क्या? खाना खाने के टाइम में थोड़ा पानी 1 गिलास पी लेते हैं, देखिए, बड़ा खाना गिलास। खाने का में जितना प्यास लगे थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत आप पी सकते हो, बट ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। पानी जी का नियम सिंपल सा इतना होता है, प्यास लगने से पानी पीना होता है, और भूख लगने से खाना खाना होता है। और जो भारी चीजें होती हैं उसको आधा पेट खाना चाहिए, और जो बहुत हल्की चीजें भी होती है उसको भी क्षमता से ऊपर नहीं खाया जाता है। एकदम ये बहुत सिंपल सा नियम है प्रकृति का, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, ठीक। जी। तो ये करिए। अब आपने कहा कि जैसे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलता, तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि यूरिन वगैरह लगी होती है और आप उसको होल्ड करते हैं, मतलब उसको सोचते हैं चलो 5-10 मिनट बाद जाएंगे, ये काम करके जाएंगे, वो काम करके जाएंगे? ये नहीं नहीं, ये मैम नहीं करते हैं। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा, पेट जब आपका साफ रोज होता नहीं, तो क्या ऐसा भी रहता है कि वक्त बेवक्त साफ होता है, 2-4 दिन पर जाना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, 2-4 दिन पे मैम नहीं, पर हम्म। डे जाते हैं, बस एक ही बार जाते हैं। अच्छा, तो सुबह समय फिक्स है? जी जी जी। तो मल जो आपका है, मतलब पॉटी जो होती है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब कड़ी रहती है कि ठीक ठीक नहीं, रहती है? कड़ी नहीं के बराबर रहती है, लेकिन खुल के नहीं होता है। हाँ, मतलब को जाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है ना? जी 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 बस। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि मल पानी में डूब जाता है या तैरता रहता है? मैम ये कैसे पता चलेगा? बस ये जब उस टाइम। flush करने से पहले आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहली बात। क्या उसमें ओके। चिकनाहट उकनाहट तो नहीं रहती है? हाँ जी। देखो, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, जब आप पानी डालते हो, अगर आपके पॉट में हल्का फुल्का भी दाग लग जाता है ना, नॉर्मल तरीके जी से हमने पानी डाला, तो उससे हो जाता है, चिकनाहट का पता चल जाता है। हालांकि चिपचिपा मल रहेगा तो अपने आप एहसास होता है कि मल में नहीं नहीं चिपचिप। मैम, वो साफ हो जाता है, पानी देने के बाद साफ हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देना है आगे, उससे हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। अच्छा मैम, रात में कितने बजे सोते हो?
10-11 बजे तक सो जाते हैं। 11 बजे तक सो जाते हो? जैसे 5 बजे आते हो, खाना वाना खाते हो, तो क्या फिर कुछ घंटे आराम भी करते हो? लेटना नहीं होता है, बैठ के जितना भी आराम कर सके सोते हैं, सोने के ही टाइम में 10 या 11 बजे ठीक है, लेट। चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, बीच बीच में चाय पानी कितनी बार लेते हो? चाय मैम दिन भर में 3 हो जाता है, अच्छा, 2-3। 2-3 हो जाता है। और भी कुछ पीने होने की आदत है? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक कभी कभी लेते हैं। क्यों? अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या? कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, ठीक है? वो सिर्फ गलत नुकसान और करेगा, इसलिए करेंगे आपको। अच्छा, एक बात बताइए, दूध दूध कब पीते हैं? रात में सोने के टाइम में दूध पीते हैं। मतलब आप खाना कितने बजे खाए थे रात में? 8 साढ़े 8 बजे ना? जी जी जी। तो दूध कितने बजे लेते हैं? मैम तुरंत बाद ही ले लेते हैं, आधा घंटे या 10 मिनट के अंदर ले तो लेते ये भी गलत है, बगैर भूख के खाना खाया, मतलब पेट में जगह नहीं थी, आपने डाल दिया, चूल्हा जला नहीं था, खाने को भी पचाने के लिए छोड़ दिया, दूध भी तो पचेगा, ऐसे थोड़ी शरीर इस्तेमाल कर लेगा, है ना? तो सब गलत गलत काम कर रहे हो, इसीलिए गैस भी बनती है, इसीलिए पेट भी नहीं साफ होता है, क्योंकि जब खाना सही से पकता है तभी तो खाने लायक होता है। अब चूल्हा जला कर रख दो बीरबल की खिचड़ी वाली, तो खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी, है ना? तो हैं। वही जी। हमारे शरीर का हालचाल हो रहा है। तो एक तो ये गलत है। अच्छा मैम, जैसे आपका जॉब ऐसा है तो फिर खूब टेंशन भी लेते होगे अपने जॉब में। टेंशन जी मैम। और एक बात बताऊं मैम, देखो, ऐसा होता है जब हमारे शरीर में जितना कचरा होता है ना, कचरा मतलब कि अगर गैस बहुत ज्यादा बन रही है, एसिडिटी हो रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, ये सब सारी चीजें होती है ना, तो फिर हमें टेंशन भी हमारा, हम पहले 2% लेते, बीमारी की वजह से हम टेंशन भी ज्यादा लेते हैं। तो ये भी वजह है। गैस बनने का तो है ही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ वाइसी वर्सा वाला जो सिस्टम का दो ना, वो चलता रहता है। तो इन सारी चीजों को ठीक करना है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको नींद उद ठीक आती है? जी। नींद में कोई पंगा कभी तो कभी नहीं है? कभी कभी मैम, कभी कभी जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है तो रात में हम्म, नींद नहीं आती है, बेचैनी ठीक है। टाइप का होता है। अच्छा। और बी थायराइड का भी मैम प्रॉब्लम था। हाँ, अच्छा, थायराइड अब ठीक हो गया? थोड़ा कम जी, अभी ठीक है। नहीं, कम हो गया, दवा चल रही ना? दवा नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए, खान दवा। पान के थोड़ा किए हैं ना, हम्म। तो अभी नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो आपका शेड्यूल हो गया ऐसा, तो इसमें तो फिर वॉक वॉक करने या प्राणायाम योग करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता होगा। जी नहीं नहीं। अब उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम करके निकालिएगा। और जो उसका तरीका ये होता है ना, जो आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ होते हैं, उनसे छोटी छोटी चीजों में प्यार से हेल्प मांग ली जाती है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, और उस तरीके से जिंदगी थोड़ी सी खुशगवार हो जाती है। ठीक है? जी। चलिए, और कुछ है? गुस्सा आता है तो क्या करते हो? पीते हो कि उसको चिल्लाते हो? चिल्लाते हैं, बोलते हैं मैम। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए पूछा, जब दबाता है इंसान अंदर तो वो और तकलीफ देता है, ठीक है? तो गुस्से को जी चैनलाइज करना सीखना पड़ता है। तो धीरे धीरे आपकी हो जाएंगी। मेन देखो, ये तो आपका यही है कि एक तो बगैर भूख के सुबह भी खाते हो, शाम को भी भूख नहीं रहता है, जो मतलब स्कूल से आने के बाद भले रहता है, रात को जो खा रहे हो वो तीनों उल्टा पुल्टा है सिस्टम। और स्ट्रेस है ही। तो ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बगैर भूख के खाना खाएंगे तो परेशानी होगी, इस वजह से कब्ज है और इसी वजह से गैस है। और ये चीजें जब आप बदलोगे तो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। हाँ, दवाएं भी चलेंगी, परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। और वो कोई परहेज नहीं है कि अगर अगर हम कहते हैं भूख से खाना खाना, तो ये परहेज नहीं होता, ये लाइफस्टाइल का मतलब चेंज होता है। तो आप चेंज कर लेंगे, ठीक है मैम? क्योंकि जैसे आपने पहले कुछ चीजें चेंज करके थायराइड ठीक किया, तो आगे आप इसको भी कर लेंगे। ओके? जी। ठीक। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया। और किसी को कुछ पूछना मैम से तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है तो ठीक है। आप इनका दिनचर्या ठीक करिए मुनमुन कुमार जी। जी खाना सर। ठीक करिए, दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, हो जाएंगी ठीक। जी सर। ठीक है। और वो बच्चे का जो गांठ था, वो वाली पेशेंट का क्या हुआ, मुनमुन कुमार हाँ जी? सर हाँ सर, वो हमारे बिहार में छठ पर्व थी सर, तो उसी में वो बिजी थे। तो मैं आज कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कब वो आएंगी। मतलब उनका हाँ सर, गांठ कैसा है? उसका केस ये है सर, अच्छा वो बच्चे गांठ वाली क्या, हमने एक फीमेल इनफर्टिलिटी के केस के बारे में पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं, एक बच्चे का गांठ था ना, आपने दिखाया था।
हाँ हाँ, उनसे बात हुई थी तो बोले पैसा भेजते हैं, भेजे नहीं। और मैं उनसे फिर से बात करता मतलब हूँ अभी सर। गांठ है ही ना, मतलब गांठ है ही उनके ना। हाँ सर, गांठ तो है ही। उनके फैमिली में किसी का डेथ हो गया था सर, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा उसमें डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, बाकी लोग को आप जो दवाई दे रहे हैं सबको फायदा हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है सर। चलिए ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ना कैसे चिकित्सा करना चाहिए? हाँ सर, सीख रहे हैं सर। हाँ देखिए, शशि मैडम ने कितना केस टेकिंग अच्छे से किया। ये भी एक आर्ट होता है, कैसे हम जी केस टेकिंग कर रहे हैं, हेतु निकाल रहे हैं। जी सर। जी सर, जी सर। चलिए, और किसी को कोई। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। शशि मैम, शशि हमारा मैडम को थैंक यू इतना बोलिए। अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ। जी, वेलकम सर। थैंक यू शशि मैम। जी जी। चलिए, और कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हरिहर सर, वीना मैडम। हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। मैं एक केस डिस्कशन करना चाहता हूँ सर। मतलब वो पेशेंट आएंगी, उनका केस टेकिंग करना है सर। एक फीमेल इनफर्टिलिटी का केस है सर। हाँ वो क्या है, उनको 14, मतलब आज शादी 16 साल पहले हुई थी, तो 2 साल बाद उनके बच्चे हुए थे, फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। हाँ। और वो एक बिटिया हुई थी, अभी वो 15 साल की हो गई सर। लेकिन अभी सेकेंड प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो बहुत जगह इलाज भी करवाए तो नहीं हो पाया। तो उन्होंने शायद, मैंने उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, रिपोर्ट भी नहीं भेजी है वो बोली कि डॉक्टर बता रहे हैं उनका दोनों फ्लैपियन ट्यूब वो ब्लॉक हो गया है, अच्छा जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अच्छा। ठीक है, आप जी उनको सर। लाइए, हम फेलोपियन ट्यूब को खोल देंगे दवाइयों से। जी जी सर, मैं उनको लाता हूँ सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई? चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। अभी तो मैं बिहार आया हूँ सर, छठ में छुट्टी के लिए। तो मैं हाँ उधर जाऊंगा, फिर यहाँ पे भी हो रहा है सर पढ़ाई। हाँ, बहुत अच्छा। मन नहीं लगा हो के पा रहा है पढ़ाई अभी सर। करिए। हाँ। जी सर, जी सर, ठीक है ठीक है। सर, प्रणाम सर। और आप मिश्रा जी के पास गए थे? हाँ सर, पटना में गए थे मिश्रा सर के पास। तो क्या जी। बोले सर? हाँ सर, बोले अच्छा, अच्छे से बोले, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी जो चीज कर रहे हो उसको पकड़े रहना। बिहार में बोलते हैं कुछ चीज मिला, अच्छा चीज मिला तो उसको जोर से पकड़ो। तो उसको अच्छे से पकड़ो, अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, यही बोले सर। अच्छा, जी सर। बहुत अच्छा। ठीक है। वो सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, उनके संपर्क में रहिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है। थैंक यू। और थैंक यू डॉक्टर सर, प्रणाम हरिहर सर। सर, आप कैसे हैं सर? हरिहर सर, मेरी आवाज आ रही है? शायद सर खाना खा रहे हैं। कोई और केस लेके आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए। सर आवाज आवाज तो आती है। सर आपने कुछ वो लाया क्या विरेचन बटी? कुछ बताइए सर। हाँ विरेचन भट्टी मैं आज लेने नहीं पहुंचा था, कल आ जाएगी सर। अच्छा, फिर बताइएगा। सर बाकी आपके पास कोई केस आए तो बताइए ना सर। अभी तो सर बिल्कुल सही चल रहा है। वो अभी आई थी लेकिन वो चली गई। वो खांसी वाली थी ना, सुखी, 17 साल वाली। जी। तो आज आपको ही बताना था, ले उसको थोड़ी सर फुंसी फुंसी हो जाती है। तो या तो चंद्रामृत रस, श्वास कुठार और नागपुटी, 3 चल रही है। तो कौन से होता है इसमें कुछ? देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट नहीं आए तो पूछेगा। रिजल्ट सर 80% है। आज 1 महीना में 2 दिन बाकी है दवाई चालू करी से। 80%। 17 साल में उसके किसी साथ बात नहीं कर सकती थी, इतनी खांसी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आप बहुत इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा से आप ठीक कर देते। 80% रिजल्ट, और प्राउड हो। वही चलता है। कंटकारी घृत है, हाँ सीतोपलादी चूर्ण है, अश्वगंधा आंवले है और कंटकारी आंवले। हाँ श्वास कुठार रस, हाँ चंद्रामृत रस हाँ। और साथ में नागपुटी, बस इतना चल रहा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा सर। वो कोर्स घटाऊं बढ़ाऊं इसमें? नहीं अभी बस ये मात्रा बस्ती दे देंगे तेल का तो अच्छा रहेगा सर। मात्रा बस्ती मेरे ख्याल से 15 हुई सर। अच्छा, तो कितनी दो? अभी कंटिन्यू दीजिए ना जब तक पूरा ठीक नहीं होते। वो तो अभी तो ऐसे ही बोलती है कि मेरे को तो पूरा ही ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा 80% ठीक है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से 1 महीना तो पूरा दे, 1 से 2 महीना तो मेरे ख्याल से मात्रा बस्ती दे दो, या तो 3 महीना दे दो। हाँ दे दीजिए ना, 3 महीना, क्या नुकसान थोड़ी ना होता है। मैंने सर उनको 1 लीटर सिरबला तेल दे देता हूँ। हाँ तो कम से कम 15-16 दिन चलता है। हाँ।
वो अपने आप ले लेती है, गर्म हाँ पानी करके फिर हाँ उसमें कटोरी रख देती है, और उसमें तेल तेल थोड़ा गर्म हो जाए कटोरी, हाँ फिर ले लेती है, ऐसे करता है। हाँ उसको सिखा दिया। हाँ तो सर इतनी, मान लो कि कितना डॉक्टरों की उसने दवाई खाई होगी हाँ। 18 साल। और आपने और वमन भी सर कराया था ना? वो खांसी लेते हैं ना सर, तो देखने वालों को भी आंख में पानी आ जाता था कि इतनी उनके ऊपर दया होती थी कि ये क्या ऐसे हो गया उसको। कोई अगर घर में आया, मेहमान आया, आने वाला, तो उसके साथ बोल नहीं सकती थी, उसकी खांसी चल रही। हाँ तो आयुर्वेद का कमाल है सर। हाँ। और आपके हाथ में यश भी तो है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यश मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर तो इतने सारे लाखों हैं, लेकिन सबको यश मिल रहा, और जिसका इंटेंशन अच्छा होता है उसको ही यश मिलता है, भगवान उसी को सहायता करते हैं। बहुत अच्छा सर। आपने सिखाया वो हम तो देते हैं। हाँ, तो आपका भावना भी तो अच्छा है। चलिए, और कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, करिए प्लीज। सर प्रणाम, मैं बताऊं? हाँ बताइए, जरूर बताइए। सर एक बच्चा है 6 साल का। हाँ तो सर मैंने वो ग्रुप में भी भेजा है ना। और 6 साल का बच्चा है सर। जब वो 2.5 साल का था तो उसको रात में एक बार सोते टाइम उसके जो सर के पीछे बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई, पूरा शोथ हो गया। तो सर के उसके पीछे? बाद, हाँ, अच्छा पीछे बैक साइड में है ना, शोथ हो अच्छा। गया। फिर अगले दिन मॉर्निंग में और उसी दिन मतलब उन्होंने, पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कहीं गिर गया हो, खेलने से सूजन आ गई हो, बट वो स्वेलिंग जा ही नहीं रही थी। फिर उसके जी बाद में उसको स्वेलिंग के साथ सर बुखार भी था तेज, फीवर जी हो गया। फीवर के बाद में वो 6-7 दिन बाद वो स्वेलिंग धीरे धीरे रिड्यूस हुई, बट वो गायब नहीं हुई, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कम जी हुई लेकिन वो गई नहीं पूरी तरह से। फिर जी उन्होंने सर हायर सेंटर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल स्वेलिंग नहीं है, ये नोड्स बन रहे हैं। तो वो स्वेलिंग तो सर 10 दिन में चली गई, उसके बाद जस्ट गर्दन के नीचे उसके वापस ऐसी नोड बन गई। और वो बिल्कुल एकदम गांठ की तरह, बिल्कुल ऐसे नोट्स बन के गांठ की तरह स्टिफ हो गई। तो गर्दन का मूवमेंट भी वहां से बंद हो गया। जी तो फिर उसके बाद सर उसको वहां पे जो है डॉक्टर्स ने खूब सारे इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसमें टीबी का, कैंसर का, सबका ही टेस्ट हुआ सर, वो सब नेगेटिव आए। जी उन्होंने कहा कि मतलब फिर वो सर अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल गए ना, तो वहां पे इसके और अच्छे मतलब और हायर टेस्ट हुए, जैसे डीएनए टेस्ट हुआ। जी क्योंकि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी डॉक्टर को क्या हो रहा है ये। जी स्वेलिंग आती है फिर 10 दिन में अपने आप वहां से चली जाती है ना, ऐसे गांठ जैसी बन जाती है बिल्कुल। जी तो वहां अपोलो हॉस्पिटल ने सर एक एंटी न्यूक्लियर एंटीजन टेस्ट वो भी करवाया, वो नेगेटिव आया। एक उन्होंने सर डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में उन्होंने ये कहा कि इस बच्चे का जब कोई भी जैसे मसल्स में कोई चोट लगती है शरीर पे, या जी इसको कोई इन्फेक्शन होता है बच्चे को, जी तो उसमें क्या सर मसल्स डैमेज होती है। मसल डैमेज होने के बाद बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि उस जगह पे प्रोटीन आता है और वो उसको डैमेज को मतलब फील करता है। तो इसमें से जो उसकी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन ना बन के उस जगह कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो जी वो पूरी वहां पे कैल्सिफिकेशन हो के वहां पे वो पूरी मसल्स पूरी वैसी हो रही है, बिल्कुल पत्थर जैसी। जी तो ये उसकी सर मेन प्रॉब्लम है कि उसको कुछ भी होता है तो वो उस जगह पे पूरी मसल्स बिल्कुल गांठ बन के, नोट्स बन के, और कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर तो उसको सर ऑटो इम्यून डिजीज में ले गए, और डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया। ये म्यूटेशन मतलब पता नहीं, उन्होंने बोला हो सकता है जब वो प्रेगनेंसी थी उस समय हुआ है या बाद में हो गया है, पर उसके जीन्स में उन्होंने बता दिया हो गया म्यूटेशन। जी और इसका कोई उन्होंने प्रॉपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बताया कि इसकी कोई एक मेडिसिन है, जी मैं एलोपैथी मॉडर्न साइंस में। जी और मुझे सर, मैंने जब उसकी केस स्टडी की तो मुझे तो यही समझ में आया कि उसको पहली बार जब भी हुआ, फर्स्ट टाइम उसको बहुत ज्वर हुआ था, बुखार आया था। जी और उसके बाद उसको एंटीबायोटिक खूब अच्छी वाली दी होगी, तो वो बुखार शायद अंदर ही अंदर रह के, और ज्वर की संप्राप्ति सर मुझे समझ में आ रही है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो वो ज्वर जो है ना, वो कहाँ गया? तो अस्थि अस्थि, मज्जा हाँ, तक, हाँ, तो वहां तक वो दोष चले गए, तो ये इतना दूर तक गए हैं वो। तो इसमें हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अस्थि मज्जा पाचक देना पड़ेगा। और हम्म, अस्थिगत ज्वर में चिकित्सा क्या बोला है? बस्ती बोला है, और बस्ती, विरेचन बोला है। और तो इसमें आपको तिक्तक क्षीर बस्ती
कंटिन्यू 1.5 साल से 3.5 साल कंटिन्यू देना पड़ेगा। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती और उसमें आप गुगुल तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत तिक्त रसात्मक द्रव्यों का घृत डाल के और वो देंगे। एक दिन ठीक वो और एक दिन तेल का। तेल में आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, धन्वंतर तेल या शीर बला या शुद्ध बला। क्षीर वाला सही है ना सही हाँ, तो ये कंटिन्यू आपको देना है। और इंटरनल दवाई में दीपन पाचन अनुलोमन पहले देना है, फिर अग्नि बढ़ने के बाद आपको महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत देना है। और आपको मसल्स नए बनने चाहिए, इसलिए नरसिंह रसायन देना है। रसायन जरूरी है इसमें। और आपको क्या करना है, अस्थि मज्जा पाचक देना है। जी और रसायन ही चलेगा इसमें, दीपन हाँ। पाचन अनुलोमन रसायन। तो उसके पेरेंट्स ये संशोधन वरीड है दाब कि इसकी सर कोई मेडिसिन है नहीं, आयुर्वेद में भी कैसे क्या करेगी मैंने दवाइयाँ। मैंने ठीक किया है, ऐसे पेशेंट मैंने ठीक किया है। है ना एक सर। हाँ। ऐसे मिलता जुलता होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मतलब वो नर्व से रिलेटेड होता है, ऐसे गांठ गांठ बनती है। आपका ये मसल्स, मतलब फाइब्रो। ऐसे डायग्नोसिस ऐसे बोलेंगे कि अस्थि धातु का बीमार गमन हुआ है मांसव स्रोतस में, मांस में अस्थि तत्व जा रहे हैं वहां पे। तो हमें वो अस्थि तत्व को पचाना है, अस्थि व स्रोतस को बैलेंस करना है। इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती ही सबसे जी बढ़िया है। और हो जाएगा। आप ऐसे 3 महीना देंगी ना, फिर आप देखिएगा चेंजेस क्या आ रहे हैं। सब सब पच जाएगा। मतलब विकृत जो है, उनके भाषा में बोल रहे हैं प्रोटीन हो रहा है, फिर हार्ड हो रहा है, हाँ। ऐसे वो बोल रहे उनको सर यही डरा दिया कि इसका इम्यून सिस्टम इसके जो है बॉडी के उसमें अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वो कह रहे हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाइयां देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा एग्रीवेट होके उसकी बॉडी और डैमेज होगी, या जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो सर उसकी मसल्स भी बड़ी हो रही है, उसकी हाइट हेल्थ जो भी हैं। है। आप भी ठीक कर सकती हैं मैम। आप जी बस सर। अपने शास्त्र पे विश्वास रखिए और जो मैं चिकित्सा बता रहा हूँ वो करिए, क्योंकि मैंने अपने सर के पास भी देखा है और मैंने खुद भी ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। और जो जी मैं सर। चिकित्सा बता रहा हूँ अगर गलत बता रहा हूँ तो आप क्रॉस करिए कि गलत है। नहीं सर मुझे भी यही लगा था कि ये अस्थि धातुगत ही हुआ है सब कुछ, और वहीं पे अपने को काम करना और पड़ेगा इसमें अस्थि ज्वर वाली। का भी देना पड़ेगा, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, अस्थि मज्जागत और अस्थि मज्जा पाचक, और या महासुदर्शन घनवटी महाज्वरांकुश रस। ऐसे ज्वर की भी चिकित्सा करना है। और विरेचन कराइए, शोधन कराइए, फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब सर विरेचन क्या नित्य विरेचन दे दूं नहीं, या। मेरी गोली जो मिली है ना विरेचन वाली, हाँ। जाके तो वो बच्चा सर 6 साल का है। तो क्या हुआ, एक गोली से क्या होगा? तीन अच्छा। बार उसे नींबू पानी दीजिए, बंद हो जाएगा। उस दिन यूश कल्पना दे दीजिए, हो जाएगा। उनको पेरेंट्स को सर यही डर, जैसे उसको कुछ भी बॉडी के अंदर होता है ना, जैसे अगर उसने कुछ भी जुकाम भी हो गया तो कहीं ना कहीं उसके वो गांठ मतलब शोथ जो है वो पूरा एग्रीवेट होके कहीं ना कहीं से आ जाती है सर। अभी जैसे उसके पीछे सब बैक ठीक साइड हो में आ गया। जाएगा। आप विरेचन देने से अगर आपको डर लग रहा है तो आप अभी मत दीजिए, 2 महीने बाद दीजिए। हाँ लेकिन आपको सर तिक्तक क्षीर नित्य में। बस्ती में, अच्छा। तिक्तक क्षीर बस्ती में पटोल है, वो रसायन है, वृक्ष है। और हम्म। अस्थि धातु को अच्छा कर, यष्टि मधु है, वो तो सबसे श्रेष्ठ है, रसायन भी है। और किरात तिक्त है और गुड़ुचि है। इसमें क्या है, दूध में पका के और दे देना है रोज, फिर सर देखिए कैसे रिजल्ट। क्या मात्रा रहेगी इसकी। चलिए वीना मैम बताएंगी। वीना हाँ। मैम, आप बताइए। वीना मैम से सुनना पसंद है मुझे। हाँ बताइए हम्म। मैम, टिक क्षीर बस्ती हम्म, कैसे देंगी? और आपको वीना मैम क्या सही हम- लग रहा है मैं जो ट्रीटमेंट बताया? सर वो चंपा जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने कितना अच्छा विचार किया कि अस्थिगत ज्वर है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा विचार किया वो। और आपका तो हम आपके सामने तो दास है सर आप। सर के कारण ही है मैडम सब कुछ हुई है, सर आप का ऐसे जो चैलेंजिंग विज्ञान है। केसेस लीजिए, आपको ठीक करना है। चलिए वीना मैम आप बताइए, तिक्तक क्षीर बस्ती कैसे बनाती हैं आप? तो वो 4 द्रव्य है, अमृता है, यष्टि मधु है, पटोल है और किराइत। 15-15 ग्राम लेती हूँ सर मैं। और सब उसमें पानी डाल के, दूध डाल के उबाल लेती हूँ। पानी खत्म होने के बाद सिर्फ दूध रहता है, तो छान के लेके उसमें घृत मिलाती है। बे- बी- अ, 20 ग्राम घृत डालती हूँ सर मैं, और बस्ती देते हैं। 60 मिली तक बस होता है। ये बच्चा है तो 30 मिली से 40 मिली से शुरू करेंगे तो भी चलेगा। सब मैम 15-15 ग्राम लेना है या एक
5 ग्राम ऐसे या वो सारे आदत एक एक को 8 से ज्यादा ले लो, 10-10 ग्राम ले लो। बच्चा है तो 10 ग्राम 40 ग्राम का काढ़ा करके उसमें दूध मिला के, ठीक है। हाँ 100 मिली पानी 100 मिली दूध, 100 एडल्ट को ऐसे करती हूँ। और विरेचन विरेचन का एरंडा स्नेह से विरेचन दिया तो भी चलेगा। हाँ ना मैडम, हाँ एरेंट्स ने नेटिव विरेचन दे रखा है। हाँ, तो उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो बाद में सर की गोली देना, सर जी हाँ की मैम, गोली देना बाद जी में। जी। हाँ अभी डर लग रहा है तो हाँ वो थोड़ा क्रिटिकल केस है ना मैम, तो वो क्या पेरेंट्स खुद ही डरे, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ नहीं ये जो वैजी है वो कर रहे हैं। होता है, पेरेंट्स में चलेगा ना। जी मैम। तिक्तक्षीर बस्ती का कोई डर नहीं है, वो दे दो आराम से गुरुत्व और दीपन दुग्ध। पाचन के बाद में ना हम तिक्तक्षीर बस्ती। हाँ अभी तो आप मेडिसिन दे रही हो त्रिभुवन कीर्ति, हम्म। और बाकी के तो होगा ना। हाँ, सब बराबर बोल दिया ना सर मैंने। हाँ बराबर बोला आपने 100%, इसलिए तो मैंने आपको बताया। दीपन पाचन में मैं सर एक मैं बात त्रिभुवन कीर्ति और क्या दूं सर, जैसे बच्चे के उस एज के हिसाब त्रिभुवन से। कीर्ति दीजिए, और आप लशुना दिवटी। एक मिनट, हरिहर सर बताइए आप क्या देते हैं दीपन पाचन? हरिहर सर, सर। ये तो मैं एक मैम को प्रश्न करना था कि जो आप तिक्तक्षीर बस्ती में 15-15 ग्राम लेते हो तो टोटल 60 ग्राम हुआ, तो दूध और पानी कितना होगा? 100 100 वो तो मैं समझ गया, लेकिन तो द्रव्य ज्यादा नहीं होता है? टोटल 15 ग्राम से ज्यादा ले? नहीं नहीं होता सर, उतना लगता ही है। जी। हाँ सर मुझे भूल हो रही क्या सर कुछ? नहीं, आप सही बोल रही हैं, कम भी डाल सकते हैं, बच्चा है तो आप 5-5 ग्राम भी डाल हाँ सकते बच्चा है तो कम दान दीजिए। हैं। हाँ इनका और यकृत तो है नहीं सर, सर, वो चूर्ण है, वो ले लेंगे सर मेरे हाँ, पास। ठीक है ना। दीपन पाचन में तो आरोग्यवर्धन आम पंचवटी, लसुनादिवटी, ये सब हम दे सकते जी। हाँ लेकिन मैडम जी आप ही ठीक कर सकती हैं। ये जो भगवान धन्वंतरी जी ने आपको दिया है ना, ये केस, वो आपके हाथ से ही ठीक होना चाहिए। बस सर वो ठीक हो जाए, वो मदर बहुत रोने लग गई सर, हो ये जाएगा, बच्चे हो की। जाएगा। अभी देखिए वो महेंद्र सर थे, वो कितना डर रहे थे कि मैं तो हार गया, मैं कैसे करूंगा। मैंने उनको बताया ना कि आप करिए, और हो गया ना, रिजल्ट आया ना। उन्होंने 7 बजे बताया ना कि वो अच्छा फायदा हुआ। सर। ये आप करिए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर विश्वास करिए। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को सब आता है। मैंने अपने सर लोगों के पास सीखा है, देखा है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। जी सर। ठीक है, भगवान का नाम लीजिए और आप करिए। 1 महीने के बाद रिव्यू देखिए, फिर 2 महीने के बाद देखिए, फिर 3 महीने के बाद देखिए। पहले तो कंडीशन जो डेटोरिएट हो रही है उस पर कंट्रोल आएगा, फिर धीरे 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 पूरा गल जाएगा, और बच्चा पूरा लाइफ स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा इसका सर, इसमें कुछ जैसे बाह्य उपचार नहीं कर सकते ना, करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जैसे ही कुछ भी तेल या कुछ मालिश करते हैं तो अभ्यंग वो और बढ़ता है। अभ्यंग कर सकते हैं, क्योंकि तेल है ना, चंदन मलाल हम्म, अक्षादी तेल, या अभ्यंग करिए। अभ्यंग करने में अभ्यंग क्या है प्रॉब्लम? है ना। हाँ सर। और हमारे सर ने ये बताया कि जो जेनेटिक डिजीज होती है या ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसका क्या विचार है। तो अभी जैसे देखिए, महाराष्ट्र में एप्पल नहीं होता। जामनगर में आपने सुना है कि अंबानी जी ने एक ऐसा पार्क बनाया है। हरिहर सर, आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी जी ने एक ऐसा पार्क बनाया है जहां पे ऑस्ट्रेलिया के प्राणी को लाया है, या फिर ऐसे ऐसे प्राणी लाए हैं ना, और वहां का वातावरण उन्होंने वैसा बनाया है कि कंटिन्यू बर्फ वहां पे रहे, ठंडा वातावरण रहे। तो वो जीव जो है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, वो सरवाइव करते हैं ठंडे प्रदेश में। जबकि जामनगर में बर्फ नहीं गिरती है, लेकिन उन्होंने कृत्रिम रूप से बनाया है, तो वो सरवाइव कर रहे हैं ना। वैसे पेड़ पौधे भी लगाए हैं जो मतलब वहां से उत्तरी ध्रुव से लाके वहां पे लगाए हैं। तो हमारे सर यही बोलते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन हम अपने दवाइयों से वैसा वातावरण बनाएंगे शरीर में कि शरीर उसको ठीक कर दे, तो भाव परमवाद से तो ठीक हो जाएगा।
सर हम वैसा वातावरण बनाएं। आयुर्वेद में जैसे ऑटोइम्यून डिजीज को हम सब के कैसे रखेंगे, किसी ऑटोइम्यून को डिजीज समझाना हो? ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होता है, ये हमारा जो है ना अस्थि धातु वहां विमार्गमन किया, अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सारा चार ही चीज में है। अति प्रवृत्ति होती है, संग होता है, शिराओं में ग्रंथियां होती हैं, और अब यहाँ शिराओं में ग्रंथि टाइप भी हो रहा है, स्त्रोतस के उधर ग्रंथि भी हो रहा है, विमार्गमन भी हो रहा है ना। इसके अलावा है ही नहीं, आयुर्वेद इसी में पूरा है सब कुछ। तो और सर ऑटोइम्यून डिजीज कुछ नहीं होता है, एक धातु अपना स्थान छोड़ के दूसरे में चला गया। वही सर, वही ऐसे ही हुआ है। और वो क्यों गया, बच्चा उसका हेतु और निकालना पड़ेगा हमें। हाँ है तो सर, मुझे ऐसे लगा क्योंकि वो जब 2.5 साल तक वो उसने सिर्फ दही से ही रोटी खाई है, सुबह शाम दही दही खाता था। हाँ, और बाकी सर उसने मतलब दूध दही और के साथ दूध उसने दलिया दूध भी खाया होगा, विरुद्धान्न भी खाया। खाया सर। दूध दलिया खूब, शाम को दूध दलिया भी चल रहा है, दही भी। उस हाँ क्योंकि बच्चा छोटा था तो उसको समझ में आया नहीं, उसको जो चीज मिक्स में मिलती गई वो खाता गया। हाँ। और तो सर कोई कारण मिला नहीं तो मुझे। ये कारण कम है क्या, यही इतना भयंकर है। दूध और हाँ, दही और दलिया खा रहे हैं साथ में, नमक और दूध सब और विरुद्ध खाएंगे तो यही होगा ना। दही बहुत खाया सर, वो मदर खुद कह रही है कि ये सुबह शाम दही से रोटी खाता था। हाँ, तो यही ऑटो इम्यून का हेतु नहीं बताते, एलोपैथी डॉक्टर को बोलते हैं ऑटो इम्यून है। ऐसा कुछ नहीं होता, आयुर्वेद में सबका आंसर है, और आप ठीक करके दिखाएंगी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप ही ठीक करेंगी। और सर अभी उसको अग्निमान जैसा तो नहीं, भूख अच्छी लगती है, खाना भी खाता अभी है। और हत्वग्नि मंद तो है ना, अच्छा, रोगः सर्वेपि मंदाग्नो, रोग सब अग्नि के मंद होने से होता है। हो हाँ, सकता है कि धात्वग्नि लेवल पे, भूताग्नि लेवल पे अग्नि मंद है, अग्निमंद जठराग्नि वहाँ अच्छी, है। हाँ, जठराग्नि अभी ठीक है। बाकी धात्वग्नि मंद है। और वहां पे जी, स्त्रोतस में सब आम भरा हुआ है, सूक्ष्म जो आम है, मल है, वो जी, सब भरा हुआ है। इसलिए आपको तिक्तक शीर बस्ती दे दे के आप बस्ती देंगी, सपोज तिक्तक शीर बस्ती देंगी, वो बस्ती जाएगा अपना काम करके मल को निकालेगा, फिर देंगी तो फिर वो काम करेगा, निकालेगा। ऐसे जो एक तरह से शोधन भी हो रहा है और रीजनरेशन हो रहा है। तो जो नया धातु श्रृंखला बनेगी, नए सेल बनेंगे, वो कितने अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। अभी तो विकृत 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 बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी सर। आप और सर, वही वातावरण बना रही हैं ऐसा दवाइयों से कि शरीर रिकवर करने के फेज में आ जाए, हो जाएगा। जी सर। सर तिक शीर बस्ती वैसे ही नीरू की तरह देना है, भूखे पेट या? हाँ, भूखे पेट भी दे सकती हैं आप, खाने के बाद कम मात्रा तो है, मात्रा बस्ती तो है। हाँ, पहले अगर दीपक सर का रात को सोते समय, हाँ, रात को सोते टाइम दे दीजिए। देखिए हरिहर सर ने दिया है, सर आपने कितना दिन तक दिया है। मैंने 5 महीना तक लिया था, बस अभी हाँ, शुरू करने वाला हूँ 1 हफ्ते के बाद। हाँ, देखिए ठीक। 5 महीना लिया, इनका पार्किंसन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छा सर, सर आपने खुद लिया हरियर सर ने? हाँ जी। जी सर। सर मुझे पूछना था कुछ। हाँ बताइए मैम। मैंने मेरे पेशेंट को 1.5 साल टिकटक क्षीर बस्ती दिया, निरूह, मात्रा बस्ती, और बाद में टिकटक क्षीर बस्ती 1.5 साल। तो उनको हाई शुगर थी, 2 साल से एलोपैथी की गोली टोटल बंद हो गई है। अभी भी आज का रिपोर्ट ये है कि वो शुगर नॉर्मल है, मगर फास्टिंग भी नॉर्मल है, पोस्ट लंच नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। तो एलोपैथी की गोली कुछ ही नहीं है अभी। तो आज हमने HbA1c कर लिया, तो HbA1c 7 पॉइंट कुछ तो भी है सर, ज्यादा। तो ये कैसा हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो हाँ, जाएगा, हो जाएगा ठीक, धीरे धीरे हो जाएगा, आप कंटिन्यू रखिए। मगर हमने अभी अभी टिकटक देखिए क्षीर मैं आपको बस्ती। एक बात बताता हूँ, मैं एक बात हाँ, बताता हूँ, जो हाँ, मॉडर्न डॉक्टर्स है ना, उन्होंने एक ना एवरेज निकाला है कोई भी चीज का, जैसे बीपी है 120/80। हाँ, पूरी दुनिया का अगर बीपी देखेंगे नॉर्मल लोगों का, तो 120/80 ही तो ना होता है, वो तो एवरेज है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसी का 130/90 भी होगा, वो नॉर्मल है उसके लिए। हम्म। तो वो लोग जो मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इधर उधर हो सकता है ना, वैसे HbA1c थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसके लिए वो नॉर्मल है, इतना चिंता करने की बात नहीं है। तो बाकी और कुछ नको कर लूं क्या आप मैं? यही दीजिए, और अगर कम करना है तो वो जो गुड़मार वाला जो फॉर्मूला है वो दे दीजिए। हाँ, हाँ,
गुड़मार, बेलपत्र, नीम का, आदेश मधु करके सर का फॉर्मूला है ना, वो दे दीजिए, कम हो जाएगा। हाँ, देती हूँ। और चंपा मैडम देखिए, इन्होंने 1.5 साल तक दिया तिक्तक क्षीर बस्ती। 1.5 साल, कितना डॉक्टर का कितना पेशेंस है, इतना धैर्य। पेशेंस सही है सर। नहीं, मैं तो घर में देती हूँ, उनको सिखाती हूँ, देते जाओ रोज। हाँ, मैं भी मैम ऐसे ही करूंगी, कुछ दिनों तक मैं दूंगी, फिर उनको उसकी मदर को सिखा सिखा के फिर आप डेली मतलब ये और आप देखिएगा चंपा मैडम, आप सक्सेसफुल होने वाली हैं। सर। थैंक यू सर। आपको प्राउड सब फील होगा आपकी। कि आपने, भगवान ने, धन्वंतरी भगवान ने आपको चुना इस पवित्र कर्म को करने के लिए, कि बच्चे, एक बच्चा आप उसको जिंदगी दे रही है, कितना बढ़िया। बहुत सर, बहुत दुखी, वो इतने लोगों के पास गए, वो कहते हैं ना सर, ना उन्होंने कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई किसी हर तरह की पूजा पाठ सब कुछ करवाया सर। और लोगों आपने ने आपने बेवकूफ भी खूब बनाया, वो मदर ऐसे ही तो रो रही थी 1-1 साल तक, ये करो वो करो, इस तरह की पूजा, ये रत्न पहनो, वो माणिक वो पहनो, पूजा ऐसे। की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत है। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, शरीर में चेंजेस करते जाएंगे दवाइयों से, कि उसका बॉडी रिकवर होते 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 पूरा ठीक हो जाएगा। और मैं केवल ऐसे कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ होगा। आप प्रूफ के साथ ऐसा ठीक होके देखेंगे, होगा। जी सर। हाँ, एक हेलो। डॉक्टर सर बोलना चाहते हैं, जी बोलिए सर। हेलो जी सर, बोलिए सर, बोलिए। सर, नमस्कार सर। मैंने कहा सर, आज श्रीकांत सर को भी लाया हूँ, जरा उनके व्यू भी लो ना सर। हाँ अच्छा, आदरणीय श्रीकांत त्रिवेदी यही सर। आया सर मैं। हाँ, अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात डॉक्टर, है। हाँ त्रिवेदी सर, आपने ये केस सुना क्या सर? चंपा मैडम, आप एक बार फिर से बोल दीजिए वो हाँ केस, एक सर। बार। त्रिवेदी सर, आदरणीय त्रिवेदी सर, कृपया अनम्यूट करिए सर, प्लीज। सर बोलिए ना, उन तक आवाज जा रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर। एक बार उनको हेलो। बुला। हाँ सर, प्रणाम सर। हेलो। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? सब कोई ठीक है सर, आपको सब लोग मिस कर रहे सभी। थे। यस यस यस, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। और बत्रा अपनी। सर, कृपया त्रिवेदी सर को वो फोटो भेजिए ना थोड़ा, तो थोड़ा एक आइडिया आएगा कि किस तरह का केस के बारे में चर्चा हो रही है। सर मैं पहले भेज चुका हूँ सर। अच्छा, तो चंपा मैडम, आप बताइए केस के बारे में, हाँ थोड़ा ब्रीफ करिए। सर प्रणाम। मेरा सर एक केस है, बच्चा है 6 साल का। सर जब वो 2.5 साल का था तो उसको रात में सोते टाइम सिर के पीछे बहुत बड़ा शोथ हो गया। शोथ होने के बाद उसको उस शोथ के साथ सर ज्वर भी चढ़ा। और ये सर उसको फिर ज्वर से संबंधित जो भी दवाइयाँ दी गई, लेकिन वो शोथ कम नहीं हुआ। फिर सर धीरे धीरे वो जो है 7-8 दिन में वो जो शोथ था वो गर्दन के पीछे भी एक बहुत बड़ी गांठ के रूप में निकला। और धीरे धीरे उस जगह पे वो गांठ बिल्कुल एकदम पत्थर जैसी हो गई, मांसपेशी बिल्कुल कैल्सिफाइड हो गई। तो फिर उन्होंने हायर सेंटर पे सर जो भी चेक करवाया, तो उन्होंने कहा टीबी, कैंसर, सबके सर टेस्ट हुए, वो सब नेगेटिव आए। लास्ट में सर डिसीजन ये निकला कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें सर एक डीएनए म्यूटेशन हो गया, जिसमें क्या होता है, बॉडी जब कोई भी टूट फूट होती है तो मैकेनिज्म में सर प्रोटीन उस जगह पे उसको रिपेयर करता है। बट इसमें क्या हुआ सर, इस म्यूटेशन के कारण उसका जो प्रोटीन उस जगह को रिपेयर ना करते हुए उस जगह सर कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो जहाँ पे भी इसके मांसपेशियों में कुछ भी बदलाव होता है तो वहाँ पे इस तरह के कैल्सिफाइड होके बहुत बड़ी बड़ी नोट्स बन जाती है। ये नोट्स अपने आप डिजोल्व हो जाती है, और कुछ ऐसी है जो धीरे धीरे परमानेंट हो रही है। तो जहां सर ये परमानेंट हो गई उस जगह उस मूवमेंट, उस ऑर्गन, उस हाथ का पैर का मूवमेंट उसका बिल्कुल एकदम बंद हो गया है। तो और जैसे जैसे सर उसकी एज बढ़ रही है ये चीजें और बढ़ रही है। और डॉक्टर्स ने, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यही कहा कि इसको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए ज्यादा, उसको कोई भी खेल कूद सब चीजों के लिए मना कर रखा है। तो सर ये केस है जो भी चल रहा है। हेलो। बत्रा सर, सर कहाँ गए? हो गई सर। हैं, सर ने सुना? त्रिवेदी सर, आपने सुना क्या? जी। जी सर, जी बिल्कुल सुना। जी सर। बिल्कुल सुना सर, ये तो बड़ा सर एक मेरा दुख। नेटवर्क चला गया था, सॉरी सर, दोबारा बताऊं? ओके। जी यस, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। यस। हाँ, तो सर मतलब 6 साल का बच्चा था, मैंने यहाँ बताया सर। तो उसके सर डीएनए में म्यूटेशन बताया गया, और उसमें सर ये हुआ कि इस म्यूटेशन के कारण जो उसका प्रोटीन है वो प्रोटीन कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है।
कहीं पे भी सर चोट लगती है तो वहां पे वो जो प्रोटीन की जो मैकेनिज्म होती है वो सर ना होते हुए वहां पे वो कैल्शियम बन रहा है, तो जिसकी वजह से जहां जहां इसकी चोट लगती है वहां सर बहुत बड़े बड़े नोट्स बनते हैं, वो धीरे धीरे वो बिल्कुल इतने स्टिफ हो जाते हैं कि वहां का मूवमेंट भी वो बिल्कुल रोक देते हैं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वहां का मूवमेंट। तो जैसे अभी उसके नेक रीजन में है तो उसका राइट नेक रीजन और राइट शोल्डर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वहां पे भी बड़ी बड़ी नर्व्स बनी हुई है। तो इसको सर ऑटो इम्यून डिजीज नाम देख के छोड़ दिया गया और इसकी कोई मेडिसिन नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह से चलेगा जब तक ये सरवाइव करेगा, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर आवाज सर आ रही है आवाज? आ रही है श्रीकांत मैडम। त्रिवेदी सर ने सुन लिया क्या सर? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए कृपया सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ जी रही है। ये सब ये सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पहली बार मैं आया हूँ, बाकी सब लोगों से धीरे धीरे परिचित ही हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा अपनी फ्रेटर्निटी में दोबारा से आके, अपने लोगों के बीच में दोबारा से आके। अभी ना बत्रा जी ने 10 मिनट पहले करीब करीब 10-15 मिनट हुए होंगे, मुझे एक फोटो भेजा था और फोन भी किया था। तो मैंने ये देखा था, ये बड़ी डिफरेंट सी डिजीज है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे बोलते हैं। ऑटोइम्यून भी नहीं है, ये थोड़ा सा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें जो उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया है, उन्होंने भी उनकी शादी वादी के बारे में, किस तरीके से शादी हुई थी, किस तरीके का कपल है, कैसे क्या है, वो सारी हिस्ट्री इन्होंने इसकी ली है। बड़ा मुश्किल सा केस है, लेकिन इस तरीके के एक दो केस रहे हैं, इस तरीके के नहीं, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते थोड़े से जो कुछ एक केस रहे हैं। उन केसों में जैसे कुब्ज का केस रहा है, कुब्ज के केसों की इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस कहीं कहीं दिखी थी शरीर में। उनमें कुछ एक चीजों से जब चिकित्सा की थी तो थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ था। वो कैसे किया जा सकता है, जैसे इसमें अगर जाएं, अगर देखें तो जो सबसे पहला केस मिलता है वो ना फिलाडेल्फिया में एक म्यूजियम भी बना रखा है उन्होंने उसका, स्टोनमैन डिजीज। इस पर एक फिल्म भी आई थी, कोई एडगर एलन की एक फिल्म आई थी, टेल टेल हर्ट जिसे बोलते थे। इसे स्टोनमैन डिजीज कहते हैं ना, जिसमें मांसपेशियां स्वयं से ही अस्थि का रूप ले लेती हैं। और एक कोई केस भी रहा था फिलाडेल्फिया में, एस्टलैक करके था कोई आदमी, और उसका वो स्केलेटन वहां के म्यूजियम में रखा भी गया है स्टडी के लिए। जो फिलाडेल्फिया का मेडिकल कॉलेज है, वहां में वहां म्यूजियम में ना, जो कॉलेज ऑफ फिलाडेल्फिया है, वहां ये उसकी स्टडी के लिए रखा भी गया, और उस पर एक ये फिल्म भी आई थी। तो इस पे अगर हम सीरियसली इसे देखें, इसके बारे में जानें, इसे आयुर्वेद से इसका कोरिलेशन देखें, आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, क्या डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, ये होता क्यों है। इस तरह से पुराने टाइम में तो शायद मायोस्टेसिस ऑसिफिकेशन कहते थे, अभी शायद इसको कुछ और कहते हैं, हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन है, या ये कुछ इसी तरीके का कुछ और भी नाम है इन्हें जो नाम दिए गए हैं। तो इसे मतलब इसमें कैसे करें, कैसे होता है, कैसे शुरुआत होती है, अभी लोग अपने एक्सपीरियंस इस पे बताएं तो उसमें कुछ आगे चलकर बातचीत हो सकती है, इस केस में दे सकते हैं। बत्रा जी, आपको क्या बताया, जो ये पेशेंट आया था इसने क्या बताया, कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक किसी बहुत ही ग्रेड 4 का जो सुपर सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है, वही जाके इसके बारे में बात की जा सकती है और ट्रीट भी किया जा सकता है। तो आपको उसके बारे में पेशेंट ने क्या बताया, या क्या कुछ हुआ, कुछ इसकी हिस्ट्री मिली है, या कुछ आगे बात हुई है? चंपा मैडम, आप हैं? हाँ हाँ हाँ, सर। आप बताइए सर को। सर ये जो पेशेंट है बच्चा है, इसका सर ट्रीटमेंट अपोलो अहमदाबाद में चल रहा था सर। तो वहां पे अपने एक अहमदाबाद में?
जी। अच्छा। तो उन्होंने कुछ ऐसे काफी बड़ी बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा ये कुछ बहुत रेयर होता है, बहुत करोड़ों में शायद होता है, एक दो ऐसे केस है ऑल ओवर शायद वर्ल्ड में, ऐसे शायद 10 से 15 केस है जिसमें ये डीएनए म्यूटेशन होता है। तो और उन्होंने बिल्कुल। कहा इसके ऊपर कोई शायद फ्रांस में कुछ चल रहा है कि कोई ऐसी कोई वैक्सीन है या समथिंग, कुछ ऐसी दवाई बन रही है अब जिसमें इस पे ये वर्क कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और काफी कॉस्टली है वो दवाई। पेरेंट्स ने मेरे को ये बताया, और उनके उसमें अप्रोच में भी नहीं है सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक रूमेटोलॉजिस्ट को भी उन्होंने रेफर किया। तो उन्होंने भी ये देखा कि ये जो है ना प्रोटीन ही कैल्शियम में चेंज हो रहा है, और ये स्टार्टिंग में तो सर वो वापस शोथ रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, तो वो बड़े बड़े नोट्स पढ़ते हैं, वो परमानेंट हो रहे हैं, मतलब वो वापस रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, जी। है ना सर। तो इस तरह असल में से ना उसका चल इसमें रहा है। इसमें ये जो उन्होंने कहा है मैडम कि प्रोटीन जो है वो कैल्शियम में चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट में इसमें ओपिनियन रखता हूँ। यद्यपि ये बहुत डिफरेंट तरीके का केस है, हम सिर्फ अपनी बातें ही कर सकते हैं। जी जैसे हम सर। अगर इंडियन माइथोलॉजी में जाए, माइथोलॉजी नहीं, उसे माइथोलॉजी नहीं कह सकते, हम अपनी संस्कृति में, अपने इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाए तो आपने शायद महर्षि अष्टावक्र को सुना होगा। अगर किसी ने अष्टावक्र को सुना, अष्टावक्र ने गीता का ट्रांसलेशन किया था और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन माना जाता है। गीता की जो टीका की उन्होंने अष्टावक्र गीता कहते हैं। लगभग इसी तरीके की डिजीज उन्हें थी। इसमें ना ये मसल का कैल्शिफिकेशन नहीं होता शायद, जहां तक मैं सोच रहा हूं। जो हमारी एंडोथीलियल सेल है, ये होता क्या है इसमें, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डोमिनेंट एलील है, जो क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमोसोम कौन सा काम करता है, 2q2324 वाला। और जिसकी जीन है शायद, जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, देखा था, उसकी एक जीन है, उस पे जाके ये काम करता है। और उसमें होता क्या है इसमें कि जो हमारा सेकेंडरी कार्टिलेज है, जो कनेक्टिव टिश्यूज में बदलता है। जैसे हमने सुना होगा कि हमारा जो एंडोथेलियल सेल है वो मीसेनकाइमल सेल में जब बदलती है, जैसे कॉन्ड्रोजेनेसिस कहते हैं, जिससे कार्टिलेज बनना शुरू होता है। इसमें जो ACVR1 जीन है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके साथ BMP रिसेप्टर काफी जुड़े हुए हैं। और BMP उसे कहते हैं जो बोन मैरो मॉर्फोजेनेटिक जो प्रोटीन है बोन की, बोन को जो शेप देने के लिए शुरुआत करती है, जो प्रोटीन है, जिसमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है सर? पाठक सर शायद मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि सर इसमें कौन से एमिनो एसिड्स का सबसे ज्यादा रोल रहता होगा इसको करने के लिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें 2 एमिनो एसिड शायद बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में रहते होंगे, जो एक दूसरे की भूमिका लेते हैं, जिसका एक का काम है मसल को ठीक रखना और दूसरे का काम है कार्टिलेज को ठीक रखना। उसमें जो दोनों एमिनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे की भूमिका को इसमें ले लेते हैं, उसी की वजह से शायद ये रहता है। और आप जो ट्रीटमेंट की कह रहे हैं कि इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है, वो ट्रीटमेंट भी रेटिनोइक एसिड का ही दिया जाता है। उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं, यानी जिसे हम विटामिन ए बोलते हैं। जो विटामिन ए, जो रेटिनोइक एसिड है, उसका ईमानदारी से फंक्शन क्या है शरीर में? जो एम्ब्रियोनिक मॉर्फोजेनेसिस है, यानी सेल ग्रोथ जहां पर शुरू होती है, वहां ये सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज है विटामिन ए की ये वाली फॉर्म। ये एंटागोनिस्ट है, NR1B3 जिसे बोलते हैं, जो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर जैसा है। मतलब इससे हम ऐसा भी समझ सकते हैं, थायराइड हार्मोन में भी पाया जाता है, थायराइड के लिए भी है। तो जो COX-2 इनिबिटर्स हैं या मास्ट सेल्स इनिबिटर्स हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। पर अभी जो ये दवा इसमें ली जाती है, वो पालवेरोटीन करके एक दवा है, सोहन्स नाम से बनाती है वॉश कंपनी, उसका काफी इसमें यूज किया जाता है। लेकिन ये सब होती कैसे है, कहां से होती है? आखिर ये क्रोमोसोम ये जीन आखिर इस तरीके से ऐसे रिएक्ट कैसे करने लगती है? अभी इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। इसका कुछ
एंड रिजल्ट हमें नहीं मिला। जो ECBR1 जीन जिसे बोलते हैं, जो मोस्ट कल्प्रिट मानी जाती है इस वाले केस में, जो आपकी मांसपेशियों को अस्थि धातु में चेंज कर देती है, उसके लिए ये इसमें क्या वजह रहती होगी, ये काफी देखे जाने वाला है। जैसे शुरुआत में बच्चा जब 4 या 5 साल का होगा, इसके लिए ना जो बहुत स्पेशल केस रहा है, एडगर एलन ने जो इस पे फिल्म बनाई थी, उस आदमी का क्या नाम था, एस्टालेक, जो पहला केस मिला 1973 फिलाडेल्फिया में, एस्टालेक था जिसका नाम। उसको भी 4 साल के में हुआ था, और शायद ये बच्चा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मैडम, आपको पता होगा, ये भी 4-5 साल का ही है। हाँ सर, ये जब 2.5 साल का था तब उसको ये एक बार फर्स्ट इसको शोथ डायग्नोस हुआ था। धीरे धीरे अब वो 4, हाँ, ये जब कोविड आया ना 2020 की बात है सर, उसी समय हाँ इसको हाँ हाँ हाँ। बढ़ा है सर। और सर ये सही है सर, इसके क्रोमोसोम आप बता रहे हैं ना, ACVR फर्स्ट में कुछ इसके चेंजेस है सर। एग्जैक्टली नहीं, वो जीन है, क्रोमोसोम नहीं है। अच्छा क्रोमोसोम TQ23 24 से शुरुआत होती है। क्रोमोसोम तो बड़ी बात होगी, जो जीन है, जो LL जरा से LL है हमारे शरीर में, हमारे शरीर का इस सृष्टि में जरा से है, ये सिर्फ उन्हीं के कोडिफिकेशन में थोड़ा बहुत कहीं माइक्रो चेंजेस होने के बाद इतने बड़े रिजल्ट दिखते हैं हमें, ये वही है। अच्छा, और ये है क्या, वोन टिश्यूज को स्केलेटल टिश्यूज में या सॉफ्ट टिश्यूज को स्केलेटल टिश्यूज में बदल देते हैं। हाँ और सर, इसमें बिल्कुल। होता क्या है, बिल्कुल वही है ये। और होता क्या है, बच्चों को एक 3-4 वर्ष की उम्र में जो बिग टोज है ना, शुरुआत वहीं से होती है, इसके भी हुई होगी। और हम इससे वातरक्त से जोड़ सकते हैं, जहां ये पहला लक्षण मिलता है। इसीलिए मुझे नहीं पता, लेकिन हम वातरक्त वाले लोगों को, और जिन्हें वातरक्त में कुब्ज और खंजवात जैसा होता है, हम उन्हें, एक मैं नहीं बनाता, वो शास्त्र का एक योग है जिसे लांगलियादी लोह बोलते हैं। शायद आपने देखा हो, आप लोगों में से किसी ने बनाया हो, और उसके साथ त्रिलोक चिंतामणि देते हैं। सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद में जो सबसे ज्यादा लाभ करने वाली इसमें जो चीज है, उसमें कुचला, गोल्ड, गूगुल, त्रिकटु, पारत, गिलोय और मल्ल। ये मतलब इनके मुझे अंग्रेजी नाम बोलने पड़ेंगे, या हम आयुर्वेद के लोग हैं, इससे सबके समझ में भी आ गया होगा। इनका मुझे लैटिन नेम तो नहीं बोलना, बॉटनिकल नहीं सर, समझ में आ गया, सबको आ गया। एग्जैक्टली। तो हम इसमें ना त्रिलोक चिंतामणि रस ले सकते हैं, आम्बात प्रमथनी बटी ले सकते हैं, लांगियादी लोह ले सकते हैं, आपका एकांग भी रस, इन सब में मतलब वो देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ले सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई केस, इस तरीके का नहीं, अब जैसे कुब्जी आ जाए या कोई खंजवात का आ जाए, इस तरीके के केस हो तो हम उनमें देख सकते हैं। और वैसे तो इसका सर्जिकल रिमूवल एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इसके अलावा वो एनाल्जेसिक भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंडोमेथासिन वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह, एस्पिरिन के डेरिवेटिव्स, उस तरह की चीजें, वो सब भी इसमें बहुत चलती हैं। पर शुरुआत इसकी वहीं से होती है, बिग टोज में। 4 साल के 5 साल की उम्र में हल्की सी पूरे शरीर में गर्मी जैसी महसूस होगी, बहुत सख्त हो जाएगा बिग टोज, सूजन जैसी होगी। फिर उसके बाद उसे मांसपेशियों में एक अकड़न जैसी मरीज को महसूस होगी, और एक ट्रॉमेटिक न्यूरोलॉजिक इंजरी जैसी लगती है उसे, जैसे बहुत जलन हो रही है, या कोई मेरे को चुभो रहा है, या हम हमारे गांव की भाषा में बोले जैसे कोई बिजली जैसा करंट लग रहा है। ये इसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, जहां से इसकी शुरुआत होती है। और ये बहुत ही कम केस इसमें अभी तक मिले हैं। शायद कितने केस मिले होंगे, शायद इस केस के साथ कुछ बताया होगा, देखा होगा, या हाँ, कुछ बात हुई होगी इस पे, इस तरीके की। उन्होंने यही कहा सर, टोटल वर्ल्ड में शायद 10 से 15 केस ही हैं सर। हाँ, 10 से 15 केस रहे हैं। हाँ। और ये सिर्फ एक ही, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एर्गेनाइन है, जो हमारा, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, BMP की, बोन मोर्फोजेनेटिक जो प्रोटीन है, उसका काम क्या है, अर्गेनाइन है। वो अर्गेनाइन मतलब नाइन जिसमें लग रहा है, नीन भी बोलते हैं लोग, नाइन भी बोलते हैं लोग, प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में कई तरीके से हो सकता है। यानी हम किसी एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जो 20, 22, 24 हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्गेनाइन है, वो हिस्टाडिन की जगह लेना शुरू कर देता है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे काफी रिसर्च हुई है। जैसे ही वो इसको लेना शुरू करेगा, हमें कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी मांसपेशी से, और जैसे ही कार्टिलेज बनना शुरू होगी, तो वो एंडोथेलियम सेल में, मेसेनकाइमल सेल में, और धीरे धीरे वो कार्टिलेज में, और फिर वो बोन में चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से उसकी सारी मसल्स धीरे धीरे, सारी मांसपेशियां धीरे 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 अस्थि का रूप लेती जाएंगी, और वो एक स्टोन मैन जैसी स्थिति में वो
आदमी बढ़ता जाएगा, वो बच्चा बढ़ता जाएगा जो भी है। तो इसके लिए वहां से काम हो सकता है। और जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, आयुर्वेद में भी बहुत है, इस बहुत सारा काम है आयुर्वेद में। हम इसका अभ्रक सत्व का और उसका सहस्त्रपुटी अभ्रक सत्व से जो दवाएं बनाई जाती हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के लिए, जैसे रेटिनोइक एसिड्स का, इसका भी एक जो ये जो बनाते हैं एक न्यूक्लियर उसका एक एंटागोनिस्ट जैसी कुछ चीज बनाते हैं, उसी तरीके से हम इनको भी यूज कर सकते हैं दवाओं को। इससे मिलता जुलता कोई केस आए तो वैसे आयुर्वेद के पास तो ये आने ही वाले क्यों है, आयुर्वेद का तो अभी इस तरीके का स्वरूप ही नहीं बना है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम क्या है चक्रपाणी जी का, जब चक्रपाणी जी की कुब्ज की जब वो उनकी टीका पढ़ते थे ना, जब उन्होंने विशेष लक्षण जिसके लिखे हैं उसमें वो कहते हैं अंगुली इत्यादि बक्षो बहुत अनंती हृदय दभ्यंतारी स्नायु प्रतान, स्नायु का प्रतानम जो होता है, स्नायु जाल का प्रतानम जो होता है, सिरा का, कंडरा का, मांसपेशी का जो प्रतानम होता है, और वो लगभग इसी से मिलता जुलता। और वो सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यायाम पृष्ठेनतम, ये उस श्लोक की एक लाइन है बात की, जो कहाँ दिखेगा सबसे ज्यादा, पीठ पे, और जो हमारी आउटर एक्सट्रीमिटीज हैं उनके भी आउटर मोस्ट हिस्से में आपको ये शुरुआत से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तंत्रोक्त कुब्जवस्यावरोध है, ये तंत्र ऐसे रोगों को कुब्ज रोगों की श्रेणी में रख के कुछ बात करता है। तो जो मुझे अपनी समझ से आई है ये चीजें, तो उससे ये है। और इसके ट्रीटमेंट में हम आयुर्वेद में ऐसा कर सकते हैं, एलोपैथी में तो हमें पता ही है क्या क्या किया जा रहा है जी। और आप बताइए इसमें क्या और नया पता लग रहा है? बत्रा जी कुछ और आपको पता लगा है? उन्होंने कुछ और रिकट्स वगैरह दिए हैं? सर हेलो, आपने बहुत अच्छा बताया, मॉडर्न व्यू से बताया, बहुत ही अच्छा सर। और हम सर इसको अस्थिगत बात समझ के सर इसको ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली वहीं से शुरुआत हो। तो बात तो खैर है ही अस्थि का स्थान, अस्थि में तो बात का स्थान है ही है, लेकिन हमें ना कई सारी चीजों के लक्षण इसके साथ मिलाकर देखने पड़ सकते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है, हृदय यदि प्रस्मुन्नतम क्रमतः सरुक क्रुद्ध वैर देशा कुर्वात तदाम तकुब्जामदिशेत्य, ये कहते हैं माधव इसके बारे में। और काफी चीजें, काफी लक्षण, काफी पैथोजेनेसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफी इसके साथ मिलती हैं। अब क्योंकि तब भी कुलज इसे माना जाता था, कुलज में ये आती है कि फाइसिस रखा जाता है, ये भी जेनेटिक है। अब जेनेटिक में हमने काफी अंदर तक की यात्रा कर ली है, वाटसन एंड क्रिक के बाद जब से डबल हेलिक्स देखा है तब से, तो उसके द्वारा हम इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत मानिए कि अगर इस पे इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके के केस मिले, अगर ये बत्रा जी को केस मिला है, इसके साथ मिलकर बात करके, ये हमारे लिए भी एक R&D है। आप अच्छा देखो, हम एक बात, थियोकैल्सिकोसाइड सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको मसल स्पाज्म हो जाए, बहुत भयंकर हो रहा है कहीं पे, बहुत भयंकर पेन है, बंदा उठ ही नहीं सकता, मुड़ ही नहीं सकता, पता लगा L5S1 में इस कदर है कि उसे चले ही नहीं जा रहा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, जैसे अक्सर है कमर में दर्द है, कट्टी शूल है, कट्टी बात है, दुनिया भर के लोग आए हुए, लंबर रीजन में भयंकर दिक्कत है, पूरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, L5S1 दुनिया लेकर आ रही है। आप जरा देखे देखिए थियोकैल्सिकोसाइड, ये है क्या? कलिहारी थियोकैल्सिकोसाइड है क्या जिसके बिना एलोपैथी एक कदम आगे नहीं चलने तैयार? है क्या? कलिहारी, लांगली। मैं लांगलियादी लोह की बात कर रहा हूं। वो लांगलियादी लोह में और क्या क्या है? लांगलियादी लोह का अगर हम पूरा कंपोजिशन देखेंगे, जो मोटे तौर पर लांगलियादी लोह का मोटे तौर पर जो मुझे पता है, उसमें कलिहारी तो है ही है, हरबड़ेड़ा आंवला भी है, त्रिफला भी है, और इसके अलावा गूगल भी है। और इस सब के अलावा इसमें जो भावनाएं दी गई हैं ना, निर्गुंडी से लेकर जितनी भी बात शामक औषधियां हो सकती हैं। तो अगर हमें इस तरीके का कोई केस मिल रहा है, अगर कोई बात कर सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, इनके साथ मिल सकते हैं, कुचला का, गोल्ड का, गूगल का, त्रिकुटी का, भारत का, गिलो का मिलाकर दुनिया भर की योग, किसी की भी बात कर सकते हैं हम, एलोंग विद त्रिलोक चिंतामणि। जैसे ही हम किसी उसकी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं, जैसा कि एलोपैथी में है,
तो मुझे सबसे अच्छा रोल, मैंने कोई न्यूक्लियर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे त्रिलोक चिंतामणि को हम शुरुआत देना शुरू करते हैं, पेशेंट को देना शुरू करते हैं, रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे कि एकदम आश्चर्यजनक स्थिति है इनके साथ जुड़ने से। तो वो एक 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 व्यवस्था पत्र, एक औषध कल्पना है, औषधि की कल्पना है, औषधि की कल्पना है, किस तरीके से हमें बनाना है और करना है। पर इसके लिए बत्रा जी को थोड़ा लगना चाहिए, इस केस को देखना चाहिए, हमें से रोज, इस पर रोज नहीं तो जब हमें कुछ नया इसके बारे में मिलता है, हम थोड़ा सा रिसर्च करें, नेट पे देखें, इधर देखें, उधर देखें, न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा जानें, तो उसे देखें, तो मुझे लगता है कि हम इस पे काम कर सकते हैं। और सब एमिनो एसिड से कैसे काम लिया जाना है, ये आयुर्वेद भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, और अब से नहीं जानता, पूरा काल से जानता है। एमिनो एसिड से हमें किस तरीके से काम कराना है, ये आयुर्वेद पे बहुत अच्छा आता है। इस पे कभी टॉपिक आएगा तो इस पे भी बात करेंगे, और इसमें सिर्फ उन्हीं का खेल है जी। और अगर इस पे हम बात करेंगे तो आगे बात होती जाएगी, बात में से ही बात निकलती है जी। हेलो डॉक्टर श्रीकांत जी, जी आप आते हैं तो मेजबानी मिलती है सर। ओ जी, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा सुनने को सो नाइस ऑफ, सो नाइस ऑफ यू। नहीं 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 नहीं, ये आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह की बातें मेरे लिए कह रही हैं। लेकिन हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम शेयर कर सकें, उसकी वैल्यू को थोड़ा सा और ऐड कर सकें, उसे थोड़ा और अच्छा बना सकें। हम इस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, फ्रांसिस बेकन कहते हैं। 15-16वीं शताब्दी में जब यूरोप में रेनेसां शुरू हुआ था, ये जो साइंटिफिक रेनेसां की बात करते हैं, ही इज द प्रीकर्सर ऑफ दैट रेनेसां। वहां से बात करता ऐसे ही होता है, क्योंकि हमने अपनी संभाषाएं त्याग दी हैं। मैं तो पाठक सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये संभाषा ही तो है जो हम कर रहे हैं। बेशक मैं तद्विद ना सही, लेकिन मैं तद्विदों को तो सुन सकता हूं, संभाषा होती इसी के लिए। तो ये जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना, ये हमने त्याग दिए हैं। जब जब ये शुरू होगा, और इसे करने के लिए अब तो प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। मैं एक बड़ी यूपी के एक बड़े रिमोट गांव में, बड़े इंटीरियर गांव के एक कमरे में बैठा हूं, और आप सब लोगों से कहाँ बात कर रहे हैं हम? पूना में बात हो रही है। पाठक सर कहाँ है? पूना में? हाँ, पूना में, महाराष्ट्र तो में। अब तो इतना फैसिलिटेट किया हुआ है इस विज्ञान ने, इस साइंस ने, या साइंस नहीं, टेक्नोलॉजी ने। साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा बड़ा विशेष फर्क है। उतनी फर्क है जितना आयुर्वेद और एलोपैथी में। आयुर्वेद विज्ञान है और एलोपैथी टेक्नोलॉजी है। हम अपनी विज्ञान को तकनीकी में उतना नहीं बदल सके, क्योंकि हमें बड़ी दिनों गुलामी झेलनी पड़ी है। इसलिए लगता है कि हम थोड़े से दो इन दर्जे के लोग हैं। लगता है, जिन्हें लगता होगा, मुझे नहीं लगता, जिन्हें लगता होगा। मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊपर रहता है हमेशा ही, थोड़ा सा अति आत्मविश्वास भी हो सकता है, तो चलता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो केस है, ये अगर आयुर्वेद के लोगों को भी दिया जाए तो मेरे लिए बिल्कुल नया चैप्टर होगा। मैं इसमें एक शिशु के समान चिकित्सा शुरू करूंगा, शिशु वैद्य के समान। लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास है, जो मेरी पीढ़ियों से मैंने सीखा है, वो ये कहता है कि हम भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। हमें भी पता है कि ये सब कैसे होता है, क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, बहुत कुछ है। तो ये आत्मविश्वास है, और ये डिस्कशन ना इस तरीके की चीजों में बड़ा आगे हमें लेके जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है जी। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, सर जी, सर बोलिए सर। एनएजी आज स्टेज में आए। हाँ, तो सर आप रोज आते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए सर, मजा आ गया। अरे सर, मेरा सौभाग्य ये जी, बस ऐसे ही है ना। असल में मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, मैंने एक काम और शुरू कर दिया है सर, पता नहीं कैसे शेयर करना चाहिए। मैंने ना 2 घंटे लोगों को, समाज में बड़ी आवश्यकता है पाठक सर, मैंने 2 घंटे ना लोगों को फैसिलिटेट शुरू किया है शाम को, फ्री कंसल्टेशन और फ्री मेडिसिन से, जो सारी मेडिसिन हम खुद बनाते हैं घर में, उनसे। जी जी, तो बहुत अभी बढ़िया। मैं बस वहीं से मुक्त हो रहा था, जिससे कम से कम लोगों को ये लगे कि सर आयुर्वेद के लोग सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए, चिकित्सा तात्पर्य, क्या चिकित्सा, ओह कैसे भूल गया मैं इसको। हाँ, क्या है, मैं भूल गया। चिकित्सा तात्पुण्यम न चिकित्सते, क्या है, उतर गया दिमाग से। यस, तो चिकित्सा से बेहतर पुण्य क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा शुरुआत की है, तो मैं भी उसी से निकल के आया था। तो बत्रा जी ने मुझे कहा कि मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, आप देखो। और 10 मिनट 5 मिनट बाद ही उनका आदेश आएगा, फटाफट आओ।
आओ वहां पे, वहां डिस्कशन करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें जो होंगी वो सीखेंगे भी और बताएंगे भी। तो इसे देखते हैं सर, इसे कैसे आगे और बात कर सकते हैं। कम से कम इस केस को हाथ में हम नहीं ले सकेंगे, कोई देगा भी नहीं, लेकिन इस पे हम अपना रोज रिसर्च करें, इस तरीके के केस पे हम रिसर्च करें, इस तरीके के रोगों पे रिसर्च करें। रिसर्च से मेरा मतलब है अध्ययन करें, अध्ययन करें, अपनी बात कहें, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कोई कुछ हम सारे लोग मिलकर कहेंगे, तो जरूर वैल्यू एड होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू एड ना हो। जी तो हाँ, अभी सवादत त्रिवेदी जी, सर, हाँ त्रिवेदी पटनायक सर, सर बोलना चाहते हैं। हाँ सर प्रणाम। त्रिवेदी सर, जी सर। can you share your knowledge with L4 L5 S1 lumbar spondylosis? If a case नहीं posted नहीं, for मैं सर, उसकी बात कर रहा था, सिर्फ गर्म सिकाई करते रहिए साहब, प्रसेक बना लीजिए कुछ भी, वो ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगी उसमें। प्रसेक बना लीजिए किसी भी चीज का, और प्रसेक बना के जैसे शंकर जी पे हम जल चढ़ा रहे हैं ना, आधा घंटे जल चढ़ा दीजिए गरम, किसी तांबे के पात्र में भर के उसे लिटा के, फिर आपके पास अच्छे तेल होने चाहिए, बीच में उसे रोक के उसकी मालिश करिए, उसके बाद फिर से प्रसेक का जल चढ़ा दीजिए, और कोई भी दवा शुरू कर दीजिए जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती हो अंदर से, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, स्पास्म कम हो, मसल को ताकत मिले, कुछ इस तरीके की टोनिफिकेशन की चीजें दे दो। आपके पास क्या नहीं है साहब, कुचला से लेके हसगन तक और शतावर से लेके और कोंच के बीज तक, क्या कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी शुरू कर दीजिए। मैं तो साहब सिर्फ प्रसेक से ये L5S1 की जहां बात हो रही है, जो रेडिएट करता है पेन, अभी परसों ही एक पेशेंट रहा है जिसके पता उसके रेडिएट, और पेन रेडिएट नहीं कर रहा था, बर्निंग सेंसेशन, भयंकर जलन बता रहा था, जलन है साहब, ऊपर से नीचे तक जलन है। आप ये समझिए 70 लाभ पहुंचाने वाली चीजें हैं आपके पास, जिसका नाम पीपला मूल है। आप इसे कैसे यूज करेंगे? जो बर्निंग सेंसेशन बता रहे हैं, जिनको बहुत दर्द है, नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी है, उनको पीपला मूल को आप कैसे, आप कुछ और जाने दीजिए, त्रकटू और पीपला मूल, तीन तीन दोनों चीजें संभाग, त्रकटू और पीपला मूल संभाग मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में देना शुरू कर दिए, उसके रिजल्ट देख लीजिए। सॉरी, मैं इस तरीके से कोई कंपोजिशन या कोई वो नहीं बता रहा, एक साधारण सी चीजों पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, जो प्रसेक से हम शुरुआत कराते हैं, जो हॉट फोमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जो प्रसेक से जल के साथ, सूखी सिकाई नहीं, जल के साथ जो सिकाई की जाती है, उसमें दुनिया भर, और आज कटिवाद के लोग बहुत मिलते होंगे, वो तो फिर आगे की चिकित्सा है कि हमें इसमें कटिबस्ती देनी है, कि क्या कुछ और करना है। क्या लोकल की बात कर रहा हूं, जिसे फिजियोथेरेपी बोलते हैं, दुनिया भर के आसन है, आप दुनिया भर के, मतलब जब उसको लगे कि अब ये आसन करने की पोजीशन में है, तो आप उससे करा सकते हैं। पवन मुक्त आसन से लेके, अर्ध पवन मुक्त आसन से लेके, सेतुबंध आसन से लेके, वो क्या है, काव और केट वाला जो पोस्चर है, उससे लेके L5S1 की बड़ी सारी चिकित्सा और बड़ी अच्छी चिकित्सा है। वो मैंने इसलिए कहा था कि वहां से ये शुरुआत जो होती है, थियोकैल्सिकोसाइड की जो हम बात कर रहे थे, लांगली के डेरिवेटिव्स की हम जो बात कर रहे थे, तो COX-2 इनहिबिटर्स आयुर्वेद में कौन से अच्छे नहीं है, एक से एक अच्छा है। मैस्ट सेल्स इनहिबिटर एक से एक बेहतर है। तो उन्हीं सारी चीजों से हम काम कर सकते हैं। रेटिनोइक एसिड एक से एक बेहतर, इसकी चीजें बनाने के लिए आयुर्वेद में एक से एक अच्छी व्यवस्था है, जिसको हम शुरुआत कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। जी ज्यादा हो गया। अच्छा, और आप एक बात बता दिया, वो बाल रोगस में डोसेस का, और स्टिल वी आर कंफ्यूजिंग बाल रोग में विधि विधान और डोसेज मात्रा कैसा देता है, इसी में क्या है आपका ओपिनियन? 1/4 मोटे तौर पे। अच्छा, कौन सी चीज दे रहे हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर बाल रोग में कोई भी दे रहे हैं, तो जो आप किसी वयस्क को दे रहे हैं उसका 1/4 मोटा, सबसे मोटा मामला है कि 1/4 के बाद बाल में भी डिपेंड करता है कि इसके पास कितनी जीवनी शक्ति है, मैं कितने मात्रा की दे सकता हूं इसे, और कितने मात्रा की आवश्यकता है इसे, क्या उतनी जीवनी शक्ति है उसके पास, वो प्लस माइनस कर सकते हैं आप। अच्छा, और एक बात है,
वो गर्भिणी स्त्री को हमारा दवा में क्या क्या कांट्रा इंडिकेशन का दवा है? नहीं, मैं समझा नहीं। ओ, या मेरे से पूछ रहे हैं, पाठक सर से पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा। आपसे ही पूछ रहे हैं कि गर्भिणी स्त्री जो रहती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसको क्या क्या हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? जो प्लेसेंटा को पार कर सके। देखो, किसी भी तरीके का विष नहीं देना चाहिए, सबसे पहली बात। आप चाहे अमृत दे रहे हो, हड़ताल दे रहे हो, मेंसिल दे रहे हो, पारद के संस्कार किस तरीके के हुए हैं आप खुद बनाते हैं, तो आप बोध से आप कुछ लाना दें। इस तरीके की कोई भी चीज ना दें जो आक्षेपजनक हो, जो उसके प्लेसेंटा को पार करके, अम्बिलिकॉर्ड को पार करके उस तरफ जा सकती हो, ऐसी कोई भी चीज ना। इसको भी एक्सप्लेन कर दो। इसको देखिए प्लेसेंटा को सर, पार करके नहीं, इस पे बात हो गई है बत्रा जी। ये मतलब मैं तो इतना ही समझ सकता हूँ, इतना ही बता सकता हूँ। ये लगभग मांसपेशी की एक ट्रॉमेटिकल न्यूरोलॉजिकल इंजरी से शुरुआत होती है इसकी, और लंबी पैथोजेनेसिस है। लंबी कुछ नहीं है, सिर्फ ये सूचनाओं का आदान प्रदान गलत हो जाना है। उन्हें समझना कुछ और था, समझ कुछ और गए हैं। हमारी जो जीन्स है, ये संसार में सब कुछ सूचनाओं पर टिका हुआ है, सारा स्वास्थ्य आपका सूचनाओं के ऊपर टिका हुआ है। और आयुर्वेद से अच्छा इंफॉर्मेशन के, सूचना के पाथवे को इंटैक्ट रखना, क्लियर रखना, विषय से दूर रखना, उससे अच्छी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आयुर्वेद का आदमी हूं। तो आप जितना सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा रखेंगे, आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कितना 36 गीगाबाइट टीगाबाइट कौन सी बाइट होती है? 36 अकेले एक बार के इजेकुलेशन में इंफॉर्मेशन रखता है वो। जो एक स्पर्म है जिसका जरा सा हेड है, प्रकृति के आगे क्या सोचेंगे आप, क्या कर सकते हैं हम? तो सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत, ये और क्या है? जिस डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये क्यों क्रोमोसोम, इसमें क्यों क्रोमोसोम के साथ 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 जीन्स का ये मेल फंक्शनिंग शुरू कैसे होती है, क्यों शुरू हो गई? इसका मेन कारण क्या है? ये जो हम प्रारब्ध तो आयुर्वेद लेके चलता ही है, लेकिन प्रारब्ध के बाद भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कैसे हो गया कि एलाइन हिस्टेडिन को समझ ही नहीं रहा, अर्गेनाइन हिस्टेडिन में क्यों चेंज हो रहा, किसी का नहीं होता। पता लगा 200 करोड़ लोगों में एक का ही चेंज होना शुरू हुआ, क्यों? तो ये सब उसी के लिए है। और ये वही है बत्रा जी, अब इसको कैसे हम ठीक रख सकते हैं? और बेसिकली ये कहाँ से दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और आपका इन चर्याओं के साथ क्या हो गया, दिन रात्रि और ऋतु, इन तीनों चर्याओं के साथ हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं? वो सिर्फ आपकी देह को ही ठीक नहीं रखते, इस देह में जो सूचनाएं आपने ली हुई है ना, और वो सूचना इसी कल्प की नहीं है। कल्प का मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल, आप आज के नहीं है यहाँ, और आप आज ही नहीं रहने वाले यहां तक। ये थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाएगी, मैं अपने भारतीय दर्शन की तरफ नहीं जाना चाहता, वो एक लंबा विषय है। तो सिर्फ उसी को ठीक करना है। अब तो जो पीड़ित है उसका तो ट्रीटमेंट हमें सोचना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, लेकिन आगे और ना पीड़ित हैं, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षाणाम, बाकी के लोग बीमार ना हो। वो चकार लगा के बात करता है ना, आतुरस्य प्रश्नम, आतुरस्य विकार प्रश्नम चकार लगा के बात करता है कि अगर कोई फिर भी बीमार हो गया, इतनी इग्नोरेंस रखता है, तो उसकी चिकित्सा भी कर देंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य तो ठीक को ठीक रखना है। यही तो कहता है आयुर्वेद, उसी की व्यवस्था है जी। सर हमारी एक विनंती है। जी सर। सर आती है आवाज? हाँ आ रही है। पाठक सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, हरिहर सर अच्छा, बोलिए। हरिहर सर है। सर नमस्कार, हरिहर सर नमस्कार। सर सर ओके, इस प्लेटफॉर्म पर आपका हमें कुछ लाभ मिल सकते हैं? ये आज वाले टॉपिक पे? आज की बात नहीं है, और दिनों में। अरे साहब, मैं तो, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आदेश करिए, सर माथे आपका। नहीं, आप, हम तो विनंती कर सकते हैं, आदेश तो नहीं कर अरे सकते। नहीं ये सर, प्लेटफॉर्म पर नहीं अगर नहीं, सर आप मेरे, आपका हमें आप लाभ मेरे मिलता से, है, और हमारे आप सर को आप भी मेरे, आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। आप अगर कुछ टाइम निकाल सकते हैं तो हमें कुछ आयुर्वेद का ज्ञान आदान प्रदान हो।
सर आप मेरे से अवस्था में बड़े हैं, आप बिनती शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे निवेदन है आपसे। नहीं नहीं, ये तो हमारी परंपरा ही नहीं है। वयोवृद्ध सब नहीं होते हैं जी। पाठक सर हम क्या सोचेंगे? हाँ तो बत्रा सर उनको जब चाहे तब लाएं, रोज लाएं तो बहुत मजा आएगा। जी जी जी। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक बार उनको जरूर ले आऊंगा, आज आ गए ना सर। तो हम लोग चाहते हैं, हमारे लालच बढ़ गया कि हम रोज इनके साथ बात करें। अरे साहब ये बदमाशी करते जी। सर आप आए, बाहर आ गए। जी देखो आज हमारा प्लेटफॉर्म 25 मिनट तो हो गया ज्यादा। अरे नहीं नहीं, अच्छा ज्यादा हो गया, सॉरी, क्षमा चाहूंगा साहब। मैं बोलता रह सकता हूँ बड़ी देर तक, तो मैं क्षमा चाहूंगा जी जी जी। टाइम पे कोई गिनती नहीं रही है, तो इसलिए हमको बहुत बाहर, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप आए, बाहर आ गए, और हमें एक प्लेटफॉर्म पर आपका कुछ लाभ मिलता रहे, ऐसा कुछ सोचिए और हमें टाइम नहीं दीजिए नहीं सर। नहीं, यहाँ बड़े कैपेबल लोग हैं साहब, एक से एक लोग हैं, एक से एक के पास अनुभव है। जो मेरे पास अनुभव होगा वो भी हम शेयर करेंगे, लेकिन सभी के पास इतना लंबा अनुभव होता है। मेरे साथ एडवांटेज ये है कि मेरे पास पिछली 5 पीढ़ियों का भी अनुभव है, 6 का, मैं छठी में हूँ, 5 पीढ़ी का अनुभव और भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक 200 वर्ष पुराना आदमी हो गया आयुर्वेद में, जबकि मैं तो आयुर्वेद में 30 वर्ष ही पुराना हूँ। तो ये ऐसे ही होता है। हम जैसे सनातनी है तो हम कह सकते हैं यार करोड़ों वर्ष पुराने लोग हैं, लाखों वर्ष पुराने लोग। उसी तरीके से हम आयुर्वेद में भी कह सकते हैं जी। जी सर, इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अपना ज्ञान हमें कुछ लाभ नहीं दो, नहीं, बस ये। ज्ञान व्यान क्या है, सब वो तो सबके पास बहुत है। लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक कोशिश करेंगे अधिक से अधिक समय पर आ सके। अच्छा 9 बजे शुरू होता है ये, 9:30? 9 से 10 सर होता 9 है। बजे शुरू होता है और 10 9 से बजे 10 बंद हो जाता है। 10 के ऊपर 30 मिनट हो जाने वाली है। हाँ 10:25 हो गए साहब, यहाँ तो 10:25 हो रहे हैं। 7 से 8 भी होता है और सुबह भी होता है। आप तो सोमनाथ में मुझसे 16 मिनट पीछे होंगे। हाँ सर। यस 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 ठीक जी। है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, अब हम सुबह ठीक है मिलेंगे। सर, और बत्रा ठीक सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप सर को हमारे ग्रुप में ऐड कर अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? जी हाँ। जी। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप एडमिन है, कृपया सर को ऐड कर दीजिए हमारे ग्रुप में। सर मैंने एक बार का कमिटमेंट किया था, एक बार में लेके आया था सर। अरे बत्रा जी आप जब आदेश करेंगे तब आऊंगा मैं, ऐसी क्या बात है। पाठक सर जब कहेंगे तब आऊंगा, सभी के लिए, ये कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है, ऐसे नहीं कहिए प्लीज। जी तो ठीक है, बिल्कुल, हम मैं सब अभी बहुत सेशन बंद कर डिसिस्टेंट देता हूँ। जी, कर दूं? थैंक यू। आप लोग बोलेंगे तो बंद कर देता हूँ। यस फिर यस सुबह मिलते हैं। ठीक है, लोगों को खाना भी खाना बाकी रहा होगा, हम लोग खाना खा के सो जाते हैं, सुबह हमें टीका वाचन करना है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा कृपया। नहीं नहीं, अभी बहुत बेहतर, बहुत सभी को प्रणाम, बहुत मजा आ गया सर। हाँ, तो मैं यस अभी सेशन बंद करता हूँ। शशि मैडम सो जाइए खाना खा के। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम।